हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। सुरमा गंभीर होकर कहने लगी, विभा चुप रहकर दिन रात जिस दुख को सहती हुई मनी मन घुला करती है, उसे यदि महाराज जान जाए तो उन्हें भी उस पर दया आ जाए। क्यों? क्यों, उसे क्या हुआ है? यह कहते हुए अत्यंत आग्रह के साथ बसंत राय सुरमा के पास बैठ गए। सुरमा ने कहा, साल में एक बार भी जमाई बाबू को निमंत्रण भेजने की किसी को सुध नहीं रहती। बसंत राय चिंतित होकर बोले, यह तो अच्छी बात नहीं। सुरमा ने कहा, पति का ऐसा अनादर भला बताइए तो कौन लड़की सह सकती है। विभा बेचारी भली लड़की है, इसी कारण किसी से कुछ कहती नहीं, छिपकर मन ही मन रोती रहती है। बसंत राय व्याकुल होकर बोल उठे, मन ही मन छिपकर रोती है? सुरमा ने कहा, आज दोपहर को मेरे पास बैठकर कितना रो रही थी। वसंत राय ने कहा, हाय हाय, उसे एक बार बुला तो लाओ, मैं पूछ कर देखूं। सुरमा विभा को पकड़ लाई। वसंत राय ने उससे पूछा, तू रोती क्यों रहती है बिटिया? तुझे जब भी कोई कष्ट हो तो अपने दादा साहब को बताती क्यों नहीं? बताने पर मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं अभी जाता हूँ और प्रताप से कह आता हूँ। विभा बोल उठी, दादा साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बारे में पिता से कुछ भी नहीं कहना, आपके पाँव पड़ती हूँ, आप ना जाएं। वह कहती रह गई और वसंत राय वहां से चले भी गए। प्रतापादित्य के पास जाकर उन्होंने कहा, तुमने जमाई बाबू को बहुत दिनों से घुमाया नहीं, इससे उनके प्रति तुम्हारी अत्यधिक अवहेलना ही प्रकट होती है। यशो हर पति के जमाता का इतना आदर मान होना चाहिए, यदि उतना नहीं किया जाता तो उससे तुम्हारा ही अपमान होता है। यह कोई गौरव की बात नहीं। प्रताप आदित्य ने अपने चाचा की बात का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। उसी समय सेवक को बुलाकर चंद्रद्वीप निमंत्रण भेजने का हुक्म दे दिया। अंतःपुर में विवाह और सुरमा के पास लौटकर बसंत राय ने सितार बजाते हुए गाने की धूम मचा दी। उदास मुंह पर हंसी खिलेगी, नैनों का होगा प्रीति मिलन। विभा ने लजा कर कहा, दादा साहब, पिताजी से आपने मेरे बारे में सब कुछ कह दिया ना? वसंत राय ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे अपनी ही धुन गाते रहे। विभा ने सितार के तारों पर हाथ रख दिया और बोली, पिताजी से मेरी बात क्यों कही? इतने में उदयादित्य का 8 साल का छोटा भाई समरादित्य कमरे में झांक कर बोल उठा, अच्छा दीदी, दादा साहब से गप्पे लड़ा रही हो? अभी जाकर अम्मा से कहता हूँ। आओ आओ भाई आओ, कहकर वसंत राव ने उसे पकड़ लिया। राज परिवार में यह धारणा ही बन गई थी कि वसंत राय और सुरमा मिलकर उदयादित्य का सर्वनाश किए दे रहे हैं। यही कारण था कि वसंत राय के आते ही सर्वत्र सतर्कता बरती जाने लगती थी। समरादित्य ने वसंत राय के हाथ से छुटकारा पाने के लिए खींचतान शुरू कर दी। वसंत राय ने उसके हाथ में सितार थमाकर उसे कंधे पर चढ़ाकर चश्मा पहनाकर 2 ही क्षण में ऐसा वश में कर लिया कि वह सारा दिन दादा साहब के पीछे लगा रहा और लगातार सितार बजा बजा कर उसके 5 तार तोड़ डाले और मिजराब जो छीना तो देने का नाम ही नहीं लिया। चंद्रद्वीप के राजा रामचंद्र राय राजप्रसाद के अपने खास कमरे में बैठे हैं। यही कमरा अठकोना है। बीच के छत में एक फानुस लटक रहा है, उस पर कपड़ा चढ़ा हुआ है। दीवार में कई ताक हैं, उनमें से एक में गणेश जी और शेष सब में श्री कृष्ण की नाना अवस्थाओं की भांति भांति की मूर्तियां रखी हुई थीं। चारों ओर फर्श बिछा हुआ है, बीच में जरीदार गलीचा, उस पर मनसद और एक क्या रखा है। मनसद के चारों कोनों से जरी की झालर लटक रही है। चारों ओर दीवार पर देसी आईने लगे हुए हैं, पर उनमें चेहरा सही से दिखाई नहीं देता। राजा तो चतुर्दिक जो सब मनुष्य रूपी आईने हैं, उनमें भी राजा अपना मुंह ठीक से नहीं देख पाते। शरीर का परिणाम बहुत बड़े रूप में दिखाई देता है। राजा के बाम पार्श्व में एक बड़ा पेजवान और मंत्री हरिशंकर है। राजा के दाहिने रमाई भांड और चश्मा पहने हुए सेनापति फर्नांडिज हैं। राजा ने कहा, क्यों भाई रमाई? रमाई ने कहा, हुक्म हुजूर। राजा हंसते हंसते बेहाल हो गए। मंत्री राजा से भी ज्यादा हंसता रहा और फर्नांडिज तालियां बजाता बजाता हंसने लगा। आत्मसंतोष से रमाई के नेत्र चमकने लगे। राजा सोचते हैं कि रमाई की बात पर न हंसने से अरसिकता प्रकट होती है। मंत्री सोचते हैं कि राजा हंसते हैं तो हंसना उनका भी कर्तव्य है। फर्नांडिस सोचता है कि जरूर हंसने की कोई बात होगी। इसके सिवा यह बात भी है कि जो अभागा रमाई के होंठ खोलते ही हंस नहीं पड़ता, उसे रमाई रुला कर छोड़ता है। नहीं तो रमाई के मानधाता बाबा आदम के जमाने के मजाक सुनकर बहुत कम लोग ही हंस सकते हैं। हाँ, डर और कर्तव्य के विचार से सब हंसते हैं, राजा से लेकर द्वारपाल तक। राजा ने पूछा, क्या खबर है भाई? रमाई ने सोचा कि रसिकता की बात कहना आवश्यक है। वह बोला,
परंपरा से सुनने में आया है कि सेनापति जी के घर में चोर घुस गया था। सेनापति महोदय अधीर हो उठे। वे समझ गए कि किसी पुरानी कहानी को उन पर घटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वे रमाई के मजाकों से जितना ही घबराते हैं, रमाई उन्हें उतना ही दबाता जाता है। राजा को बड़ी खुशी होती है। रमाई के आते ही फर्नांडिस बुलाया जाता है। असल में राजा के जीवन में दो ही मुख्य आमोद हैं, एक भेड़ों की लड़ाई देखना और दूसरा रमाई के सामने फर्नांडिस को खड़ा कर देना। राज सेवा में नियुक्त होने के बाद सेनापति की देह पर एक भी गोली या तीर का घाव नहीं लगा। लगातार हंसी के तीर गोले खाते खाते वह व्यक्ति रोने रोने को हो उठता है। बेचारे की हैरानी का कोई पार नहीं। राजा ने आंखें मिचकाकर पूछा, फिर क्या हुआ? निवेदन करता हूँ महाराज। फर्नांडिस अपने कोट के बटन खोलने और बंद करने लगे। आज 3-4 दिन से रात के समय सेनापति महोदय के घर चोर लगातार आवाजाही कर रहा है। पत्नी को मालूम होने पर उसने ठेल ठाल कर सांप को बहुत जगाया, पर सांप की नींद नहीं खुली। राजा, मंत्री, सेनापति सभी हंसे। दिन में गृहिणी की बकझक सही नहीं गई तो हाथ जोड़कर बोले, दुहाई, आज रात मैं चोर को जरूर पकड़ लूंगा। रात आधी बीत गई तो गृहिणी ने पुकारा, अजी सुनते हो, चोर आ गया। साहब ने फरमाया, पर घर में तो दिया जल रहा है। और फिर चोर को पुकार कर कहा, आज तो खूब बच गया। घर में दिया जल रहा है ना, इसलिए तो मजे से भाग सकता है। कल आना, देखता हूँ अंधेरे में कैसे नहीं पकड़ा जाता। राजा, मंत्री, सेनापति सभी फिर हंसे। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ?